রজত জয়ন্তী বর্ষে এক্সপ্রেস নিউজ এ হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, আর আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয় খবর দেয়। Health Express brought to you by Poroshmoni Healthcare Private Limited, Robotic Asansol। নমস্কার, হেলথ এক্সপ্রেসে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আমি আপনাদের সঙ্গে রয়েছি শতাব্দী। আজকের যে বিষয়টি নিয়ে আমাদের আলোচনা সেটি হলো মূলত ব্রেন টিউমার। স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনা আমরা হেলথ এক্সপ্রেসে করে থাকি, যেহেতু স্বাস্থ্যই সম্পদ আমরা জানি। তাই আমাদের শরীর সুস্থ না থাকলে শরীরের যে সমস্যাগুলো, সেগুলোর যে প্রাইমারি যে কারণগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা যদি জেনে নিতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় কিছু কিছু ভ্রান্ত ধারণা থেকে, যেগুলো মিথ, কিছু অসুখ নিয়ে বা কিছু ফিজিক্যাল প্রবলেম যেগুলো আমাদের নিত্যদিন আমরা সাফার করি, সেগুলো নিয়ে যদি আমাদের মধ্যে মিথ তৈরি হয়, তাহলে কিন্তু আমরা রোগ নিরাময়ের জায়গাটায় পৌঁছাতে পারবো না। তাই আমরা আজকের এই হেলথ এক্সপ্রেস অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র আপনাদের মনে যাতে কোনো রকম ভুল ভ্রান্ত চিন্তা ভাবনা না আসে কোনো রকম ক্রিটিক্যাল রোগ নিয়ে, সেই কারণে আজকের যে বিষয়টা আমাদের আলোচনার সেটি হলো ব্রেন টিউমার। আর এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যিনি রয়েছেন তাকে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানিয়ে নিচ্ছি। প্রথমেই হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোলের পক্ষ থেকে রয়েছেন ডॉक्टर मिलन कुमार सिंजालिया, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ एक्सप्रेस में। और साथ ही मैं आज का प्रोग्राम शुरू करूंगी, जैसे कि मैंने बताया हमारे दर्शकों को कि ये हेल्थ एक्सप्रेस आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ब्रेन ट्यूमर। ये ब्रेन ट्यूमर पहले है क्या? नमस्कार। ब्रेन ट्यूमर जो है, जैसे ब्रेन ट्यूमर हमारे बॉडीज़ में काफ़ी ऑर्गन्स होते हैं, जिसे सब में ट्यूमर्स होते हैं। तो काफ़ी सारे जैसे ट्यूमर्स होता है, किडनी में ट्यूमर्स होना, ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट का ट्यूमर होना, इस तरह की जो चीज़ें होती है वो काफ़ी कॉमन है, इसलिए लोगों को काफ़ी इन सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। तो उसी तरह से ब्रेन में भी ट्यूमर हो सकता है। जो ब्रेन का ट्यूमर होता है उसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर एक्चुअली हमारे जो ब्रेन होता है कुछ सेल्स से बना हुआ होता है। जब वो सेल्स होते हैं उनका एबनॉर्मल ही डिवीज़न हो जाता है, और एबनॉर्मल रेट से उनकी नंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं। जो नॉर्मल सेल्स से डिफरेंट होते हैं और एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, उनका जब ज़्यादा एक ग्रोथ होके एक गठान सा बन जाता है तो उसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ये ब्रेन ट्यूमर बहुत प्रकार के होते हैं क्या, कि एक ही प्रकार के? नहीं, ब्रेन ट्यूमर्स को काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो मोटा मोटा हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि कैंसर का ट्यूमर है या बिनाइन ट्यूमर है। जो कैंसर वाला होता है यूजे मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, जो बॉडी में हर तरह के कैंसर्स होते हैं, वैसा एक ब्रेन का कैंसर है। और बिनाइन यानी कि नॉन कैंसरस सिंपल ब्रेन ट्यूमर भी होता है। तो ये अभी तो फिलहाल जैसा देख रहे हैं हम लोग, कैंसर ये जो बीमारी है बहुत अभी बढ़ गई है। तो आपको क्या लगता है कि ये ब्रेन ट्यूमर जो है वो जो कैंसरस फॉर्म में हो जाता है किसी को, आजकल क्या वो ज़्यादा ही अभी बढ़ने लगा है? जैसे मैंने बताया कि अब बाकी जो ट्यूमर्स बॉडी में होते हैं उससे जब हम कंपेयर करते हैं, जिसमें लीवर का हो गया, किडनी हो गया, या फिर लंग्स का ट्यूमर हो गया, प्रोस्टेट का मेल में कैंसर हो गया, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो जब इनसे हम कंपेयर करते हैं तो ब्रेन ट्यूमर रिलेटिवली बहुत ही अनकॉमन चीज़ है, इतना कॉमनली नहीं पाया जाता है। बट आजकल जो हेल्थ फैसिलिटी का एक्सेस ज़्यादा इजी हो गया है,
लोगों में अवेयरनेस है, मिनिमल सिम्टम्स के साथ भी लोग हॉस्पिटल विजिट करते हैं। प्लस डायग्नोस्टिक जो फैसिलिटीज है, एमआरआई, सीटी स्कैन आजकल हर जगह पे अवेलेबल है, तो इनका ज़्यादा यूज़ होने की वजह से ब्रेन ट्यूमर्स अगर हम 30-40 साल पहले के कंपैरिजन करें तो हमें लगता है कि वो बढ़ गया है, बट बाकी ट्यूमर्स के कंपैरिजन में अभी भी दे आर वेरी रेयर कैंसर। ओके, तो ये जो ब्रेन ट्यूमर जो कैंसरस होता है वो प्राइमरी लेवल में कुछ उसमें सिम्टम्स वगैरह क्या आता है, उसको समझ में आता है कुछ? सिम्टम्स जो होते हैं उसके यूजुअली उसके सिम्टम्स जो होते हैं काफ़ी सटल्स होते हैं शुरुआत की स्टेज में। सटल मीन्स काफ़ी मतलब सिंपल से और कॉमन सिम्टम्स होते हैं, इसलिए लोग यूजुअली उसको अवॉइड करते हैं। सिम्टम्स अगर देखें तो हेडेक होना, लेकिन जो कॉमन हेडेक होता है उसके कंपैरिजन में उसके वो काफ़ी अलग तरह का होता है कि हेडेक सीवियर होगा, अचानक से स्टार्ट होगा, टाइम के साथ बढ़ता ही जाएगा, कॉमन मेडिसिन से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो इस तरह के सिम्टम्स हो गया। साथ में वॉमिटिंग होना, विज़न का प्रॉब्लम होना, हियरिंग का प्रॉब्लम होना, चलने में इम्बैलेंस होना, या इस तरह के मिनिमल सिम्टम्स होते, किसी हाथ पैर में एक साइड पे वीकनेस होना, तो इस तरह के सटल्स मिनिमल सिम्टम्स होते जिसको अगर हम इग्नोर ना करें और उस तरह का डॉक्टर्स या न्यूरोसर्जन विजिट करके प्रॉपर डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो हम अर्ली स्टेज में भी उसको पहचान सकते हैं और पिकअप कर सकते हैं। मतलब अभी मान लीजिए ट्यूमर का जो भी आप अभी बताएं, फिलहाल प्राइमरी स्टेज में शायद इंसान को हम लोग जनरली इंसान को हम लोग को पहले पता नहीं चलता है, नहीं चलता है, जो भी सिम्टम्स थोड़ा बढ़ने के बाद कैंसर ऐसा बीमारी है कि मुझे जितना पता है इतना आपसे ज्यादा तो पता होगा नहीं, मतलब कैंसर जो बीमारी है वो एकदम लास्ट लेवल पर जाकर के पता चलता है कि हाँ कैंसर हो गया है। और ये ट्यूमर मतलब ब्रेन ट्यूमर का तो दो लेवल आता है, एक मैलिग्नेंट आता है और जो बिना कैंसर का होता है। इसमें जो हम लोग का जो लाइफस्टाइल है, मतलब डेली लाइफस्टाइल, इसका कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? यूजुअली ब्रेन ट्यूमर का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल कंजप्शन हो गया, स्मोकिंग से लंग कैंसर्स होता है, काफ़ी और कैंसर्स भी होते हैं, अल्कोहल कंजप्शन से भी कुछ कैंसर्स होते हैं। तो लेकिन ब्रेन ट्यूमर फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ है जिसका लाइफस्टाइल से ज़्यादा लेना देना नहीं। आप हेल्दी लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं, आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो फिर भी नहीं होना है तो नहीं होता है। क्या है? ऐसा कारण वही है, इसका रीज़न वही है कि ब्रेन ट्यूमर होने का एक पिन पॉइंट रीज़न या पिन पॉइंट रिस्क फैक्टर अभी तक अवेलेबल नहीं है। रिसर्च इज गोइंग ऑन, बट कुछ चीज़ें हैं जिसको अवॉइड करके हम इससे बच सकते हैं। बट अगर रिस्क फैक्टर या रीज़न की बात करें तो कॉमन एक हो गया कि रेडियोथेरापी या रेडिएशन एक्सपोजर्स, खास करके हेड एंड नेक का जो रीजन है, अगर मान लो किसी को यहाँ पे टंग कैंसर है या इस एरिया में कोई कैंसर हुआ है जिसका सर्जरी हुआ है और उसके बाद उसको रेडिएशन की जरूरत पड़ रही, तो इसी एरिया में रेडिएशन होगा, तो ऐसे अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो, हाई डोज रेडिएशन हुआ हो, तो उससे ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ऐसा कोई लाइफस्टाइल रिलेटेड कोई रिस्क फैक्टर या ऐसा नहीं है कि जिससे आप अवॉइड कर सकें। अच्छा, अगर ये रेडिएशन की बात आप बोल रहे हैं तो इसके हिसाब से मुझे ये अभी याद आया कि अभी तो फिलहाल मोबाइल हम लोग बहुत इस्तेमाल करने लगे, तो उसका कोई इफेक्ट, क्योंकि वो तो वेव के जरिए यूज हो रहा है, तो उसका कोई इफेक्ट अभी तक का जो रिसर्च है, एक्चुअली हमारा जो रेडिएशन में भी दो टाइप्स होते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ऐसे टाइप्स होते हैं। इट्स अ साइंटिफिक थिंग, बट फॉर द कॉमन पीपल रेडिएशन जो मोबाइल में यूज होता है इट इज़ अ वेरी लेस रेडिएशन, और उससे डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर होता है। जो आज की डेट का रिसर्च है उसके मुताबिक, रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन, बट ऐसा कोई हैजार्डस रिस्क फैक्टर मोबाइल यूज करना नहीं है। बट स्टिल ओवर यूज या अनएवॉइडेबल एक्सपोजर ना हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, अपनी आई के लिए, अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए इट इज बेटर, बट डायरेक्ट रिस्क फैक्टर नहीं है। और ट्यूमर, ये ब्रेन ट्यूमर होने से सर्जरी करवाना जरूरी होता है हमेशा? नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन ट्यूमर कैसा है और आप किस स्टेज पे डॉक्टर के पास पहुंचे। कभी कभी क्या होता है प्रैक्टिस में कि कोई पेशेंट है जिसको सिंपल सा हेडेक हो रहा है, लोकल फिजिशियन या लोकल आरएम मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास गया, सिटी स्कैन एमआरआई हुआ जिसमें पता चल रहा है कि ट्यूमर है, लेकिन इस तरह का ट्यूमर जब पता चलता है इट्स अ वेरी स्मॉल साइज, तो
सर्जरी करना है कि नहीं करना है वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि भाई ट्यूमर ब्रेन में कहाँ पे है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, आगे की साइड है, पीछे की साइड है, जो हम छोटा ब्रेन बोलते हैं उस एरिया में है, या उसका साइज क्या है, उसके मुताबिक डिसाइड होता है कि सर्जरी करना है कि नहीं। हर केस में सर्जरी जरूरी नहीं है, कुछ कुछ केस में पेशेंट और बाकी रिस्पेक्टर और बाकी क्राइटेरिया देख के डिसाइड होता है कि सर्जरी होगा कि नहीं। और अगर मतलब ऐसा सर्जरी अगर हुआ तो उसका कोई इफेक्ट, साइड इफेक्ट वगैरह आगे जाके जिंदगी में किसी के पेशेंट के लाइफ में पड़ता है? हर सर्जरी का देखिए एक कॉम्प्लिकेशंस वगैरह तो रहते ही है, कुछ ना कुछ रहता ही है। ब्रेन, हाँ, ब्रेन हाँ, से ही हम लोग जुड़े हुए हैं, पूरा हम लोग चल रहे हैं ब्रेन के हिसाब से, तो वही इसीलिए हम पूछे। हमारा बॉडी एक्चुअली आप देखें पूरा एक तरह से हमारा ब्रेन से ही रेगुलेट होता है। अगर ब्रेन में किसी को स्ट्रोक हो जाए तो पैरालिसिस हो जाता है, देखने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है। तो अब उसी चीज़ में अगर आप सर्जरी कर रहे हो तो देर आर हाई चांसेस कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस या पोस्ट सर्जिकल मतलब सर्जरी होने के बाद कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रह सकते। कॉमन प्रॉब्लम्स जो होते हैं एक तो किसी चीज़ में वीकनेस होना, बोलने में दिक्कत होना, या विजन में प्रॉब्लम हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि ट्यूमर कैसा है, उसकी साइज क्या है, ब्रेन में उसका लोकेशन कहाँ है, आप किस हॉस्पिटल में किस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ करवा रहे हो। तो काफ़ी सारा फैक्टर्स रहते हैं जिसपे ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। अभी फिलहाल ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के लिए अभी कौन सी टेक्नोलॉजी आप लोग चाहते हैं कि या फिर आप लोगों को ज़्यादातर हेल्प कर रहा है अभी? पिछले 20 इयर्स में मतलब आफ्टर 2000 देयर इज़ अ वेरी रैपिड एक्सपेंशन इन अ फील्ड ऑफ न्यूरो सर्जरी। तो आजकल काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है जिससे हम सर्जिकल रिजल्ट जिन पेशेंट में सर्जरी ज़रूरत है उसमें दे सकते हैं। उसमें हो गया कि न्यूरो माइक्रोस्कोप एक दूरबीन होता है जिसमें देख के ऑपरेशंस होता है ताकि जो छोटी छोटी चीज़ें ब्रेन की होती है वो क्लियरली विजुलाइज हो सके, हम देख पाए ताकि उसको डैमेज ना हो। न्यूरो मॉनिटरिंग होता है कि ऑपरेशन के दौरान जो बाकी नॉर्मल ब्रेन है जिसमें हो सके इतना मिनिमल से मिनिमल डैमेज हो जब हम सर्जरी कर रहे हो। फिर न्यूरो नेविगेशन करके टेक्नोलॉजी है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी अगर सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो पुराने ज़माने में अपेंडिक्स का ऑपरेशन पेट खोल के होके होता था, लेकिन आजकल दूरबीन लेप्रोस्कोपिक होता है छोटे से चीज़। अब उसमें भी एडवांसमेंट हो गया कि रोबोटिक हो गया, हाँ हार्ट का भी होता है। तो उसी तरह का ब्रेन में भी एक एंडोस्कोपिक ब्रेन सर्जरी होता है कि जिसमें ज़्यादा ब्रेन खोल के बिना छोटे से छेद से दूरबीन के थ्रू ऑपरेशन हो। तो इस तरह की काफ़ी टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट आया है जिससे न्यूरो सर्जरी के फील्ड में रिजल्ट अच्छे से अच्छे हो रहे हैं। तो अभी फिलहाल मतलब किसी पेशेंट को अगर ज़रूरत हो तो वो आप लोग कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं कि उनके लिए कौन सा सर्जरी ठीक रहेगा? हाँ, वो जैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सस्पेक्ट करते हैं या तो ऑलरेडी डायग्नोस होके आता है कि ब्रेन ट्यूमर है, तो मोस्टली इट इज डायग्नोस बाय एमआरआई ब्रेन, मतलब एमआरआई के पिक्चर के थ्रू हमें पता चलता है। तो एमआरआई में देख के मोटा मोटा एक आइडिया आता है कि ये ट्यूमर किस तरह का है, कि भाई बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है। कंफर्म तो बायोप्सी से ही होता है लेकिन एमआरआई से मोटा मोटा पता चलता है। फिर डिसाइड जो करना है सर्जरी कैसे होगा, क्या होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगा, कितना स्कल या तो हमारा ये ओपन करना होगा, दूरबीन से होगा, क्या होगा। तो ये डिपेंड्स कि ट्यूमर का साइज क्या है, ब्रेन के कौन से पार्ट में वो लोकेटेड है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है, पेशेंट की क्या कंडीशन है, उस सब फैक्टर देख के डिसाइड होता है। ये मतलब एजेड पर्सन के साथ साथ बच्चों में भी क्या ऐसे देखे जाते हैं? हाँ, ब्रेन ट्यूमर रिलेटिवली कॉमन है बाकी ट्यूमर्स के कंपैरिजन में, जैसे मैंने पहले ही बताया, लेकिन एक कोई ऐसा एज ग्रुप नहीं है कि जिसमें नहीं है। कुछ ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं बच्चों में भी होते हैं, कुछ ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं मिडल एज जैसे बोल लीजिए कि 35 to 50 ईयर्स में भी होते हैं, कुछ ब्रेन ट्यूमर्स जो होता है ओल्ड एज में 60-70 ईयर्स में भी हो सकता है। सर्जरी के सेम मेथड्स अप्लाई होते हैं? सेम मेथड से अप्लाई होते हैं, बट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की साइज वगैरह चेंज हो जाती है, एनेस्थेसिया अलग तरह के देना होता है, और कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ वे ऑफ प्रैक्टिस जो होता है वो चेंज हो जाता है। बट ब्रेन ट्यूमर इज वन ऑफ द कॉमन ट्यूमर फॉर द पीडियाट्रिक, या तो बच्चों में होता है, बच्चों के लिए एक काफी कॉमन ट्यूमर है। अच्छा, तो उसमें अगर सर्जरी हुई तो सर्जरी के बाद कितना टाइम लगता है रिकवर के लिए? रिकवर जो अगर पेशेंट का कंडीशन पहले से ही अच्छा है, अर्ली स्टेज में हमारे पास आ गया है, सर्जरी अच्छे से हो गई, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली हॉस्पिटल्स में हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादातर पेशेंट्स में 7 to 10 डेज में रिकवरी पॉसिबल होती है और डिस्चार्ज का प्लान कर सकते। बाकी कितना और होगा वो पेशेंट की एज, उनका पहले से सर्जरी से पहले क्या कंडीशन है, उन सब चीज़ पे डिपेंड करता है। उसके बाद ब्रेन ट्यूमर अगर किसी पेशेंट को हुआ है तो उनको अगर ये पता चल जाता है कि नहीं वो कैंसरस है, फिर
उनके अंदर जो इच्छा शक्ति एक होती है, हर पेशेंट में उतनी इच्छा शक्ति होती नहीं नहीं है। नहीं, तो सही वो बात जो है। होती है फिर वही एक इंसान को आफ्टर सर्जरी रिकवरी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है वो हर पेशेंट के लिए। और उसके बाद कितने दिन में वो फिर अपने डेली रूटीन में वापस जा सकते हैं? अगर अच्छे से सर्जरी हुआ है, पेशेंट का हेल्थ पहले से ज़्यादा अच्छा है, मतलब और कोई ज़्यादा डायबिटीज़ किडनी वगैरह रिलेटेड डिजीज साथ में नहीं है, पेशेंट का विल पावर स्ट्रॉन्ग है, ही इज़ पॉजिटिव अबाउट हिज हेल्थ और जो सर्जरी होना है उनके लिए पॉजिटिव है, तो यूजुअली पेशेंट्स मैंने जो देखे हैं 30, 40, 50 ईयर्स के आसपास के विद इन 3 to 4 वीक्स, मतलब मोटा मोटा 1 महीने के बाद अपना जो रूटीन लाइफस्टाइल है, जो पहले कुछ काम कर रहे हैं, कोई टीचर है, बैंक एम्प्लॉय है, तो उसमें जा सकते हैं ग्रेजुअली। और ऐसे ब्लड कैंसर हो गया और लंग्स कैंसर हो गया या फिर जो भी कैंसर के जितने पार्ट्स हमारे अंदर जितने पार्ट्स हैं सारे में शायद अभी कैंसर होने लगे हैं। तो ये जो ब्रेन का कैंसर ये भी कभी वापस फिर से हो सकता है क्या एक बार सर्जरी के बाद? सर्जरी के बाद देखिए ऐसा है कि कोई भी ट्यूमर हो सकता है, ऐसा मतलब ब्रेन ट्यूमर्स की बात ही नहीं है, लंग्स कैंसर हो गया ऐसे जैसे आपने बाकी बताया, इवन ब्रेस्ट कैंसर्स में होता है, प्रोस्टेट कैंसर, सब में रिकरेंस बोलते हैं मेडिकल भाषा में, तो वापस होने की संभावना होती है। ऐसा होता है कि जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर में भी ऐसा होता है कि प्रोस्टेट अगर आप लोग उसको काट के फिर निकाल देते हैं, आफ्टर दैट कि फिर किसी और जगह वो फिर से नया सेल बन जाता है, कैंसर सेल फिर बन जाता है। तो ये ब्रेन के लिए भगवान ने हमें एक चीज अच्छी दी है फॉर्चुनेटली, जो आप कहना चाहते हैं उसको मेटास्टेटिक बोलते हैं, मतलब मान लीजिए कि कोई एक ऑर्गन में ट्यूमर है, या तो कैंसर है, लंग कैंसर हो गया, या तो प्रोस्टेट हो गया, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर, दीज आर कॉमन, तो ये अपनी जगह पे तो है, लेकिन वो जो स्प्रेड हो जाता है, हम बोलते हैं ना कि वो फैल गया बॉडी में, तो अपने जगह जैसे प्रोस्टेट का कैंसर है वो स्प्रेड होकर ब्रेन में पहुंच जाता है, वो लीवर में पहुंच सकता है, वो किडनी में पहुंच सकता है, लेकिन फॉर्चुनेटली ब्रेन में ये बहुत ही रेयरली देखा जाता है। तो ब्रेन में भी सेल नए बनते हैं, सेल में बनते हैं, लेकिन ब्रेन का जो कैंसर होता है वो बाकी के ऑर्गन में, जैसे मान लीजिए ब्रेन का जो कैंसर है वो स्प्रेड होकर लंग्स में पहुंच जाएगा या तो लीवर में पहुंच जाएगा, तो वो बहुत ही रेयरली और वेरी अनकॉमन चीज है। तो एक चीज अच्छी है, हाँ वो ये बात बहुत अच्छी है कि मैं दर्शकों को बता दूं, मैं थोड़ा बांग्ला में भी बता देती हूँ कि ব্রেন টিউমার আমাদের যেটা ব্রেনে যেটা হয় ব্রেন টিউমার, এটাতে কিন্তু একটা প্লাস পয়েন্ট এটা যে সার্জারির পর খুব কম চান্সেস থাকে যে আবারও ক্যান্সার ফিরে আসছে, কিন্তু বাকি ক্যান্সারগুলোর ক্ষেত্রে হয়তো অনেক সময় আমরা দেখি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখি সেটা আবার কিন্তু কোনো না কোনো জায়গায় আবারও আমাদের বডির মধ্যে সেটা আবারও রিগ্রোথ হয়েছে বা আবার নতুন করে তৈরি হয়েছে। তো ব্রেনের দিক থেকে কিন্তু এটা একটা প্লাস পয়েন্ট রয়েছে যে সেই জায়গায় আমরা একটু স্বস্তি পেতে পারি। सो नेक्स्ट क्वेश्चन আমার যেটা রয়েছে वो ये है कि इससे जो मतलब ब्रेन ट्यूमर के बाद सर्जरी के बाद पेशेंट के लाइफ में क्या क्या चेंजेस, और ऊपर से मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि डाइट में आप लोग क्या देना उसमें क्या आप प्रेस्क्राइब करते हैं? डाइट तो यूजुअली जैसे पेशेंट का रिकवरी अच्छा है तो नॉर्मल डाइट, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और इस तरह की चीज़ें हो, प्रोटीन्स ज़्यादा लेना चाहिए, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह लें, तो ग्रेजुअली कोई स्पेशल डाइट का ब्रेन ट्यूमर या उसके लिए लेना देना या उसकी ज़रूरत नहीं है, बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेना चाहिए। और मतलब जो स्ट्रेस वगैरह होता है इंसान को आफ्टर सर्जरी में भी, वो सब में से उस सब में से भी तो रिलीफ होना चाहिए उनको। हाँ, स्ट्रेस यूजुअली क्या होता है जब भी कोई डायग्नोस होता है कि भाई ब्रेन ट्यूमर है, वो तो एक डायग्नोसिस हुआ, लेकिन उसके बाद सर्जरी करवाना है नहीं करवाना है, और सर्जरी होता है तो गोइंग थ्रू सर्जरी, फिर सर्जरी क्या होता है पोस्ट रिकवरी पीरियड, तो पेशेंट और उनके रिलेटिव्स के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल चीज़ होती है, लेकिन रिलेटिव्स, डॉक्टर्स और एक टीम मिलकर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे, उनको बताए कि रिकवरी पॉसिबल है, आज के ज़माने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, साइकेट्रिस्ट की भी अगर ज़रूरत हो तो हेल्प ले सकते हैं, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे तो रिकवरी अच्छी हो सकती है। और वो मतलब अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ है तो उसका जो एक जो हम बंगला में हम लोग बोलते हैं खिचुनी, मतलब उनको जो सीजर्स, हाँ वो जो होता है, क्या वो हर पेशेंट में ये नहीं हर पेशेंट में होता है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप बोले कि जैसे आप कॉमन सिम्टम्स, हेडेक, ये सब मैंने बताया, उसमें अगर कोई 30-40 ईयर्स का मेल फीमेल कोई है जिसको लाइफ में कभी भी खिचुनी नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट टाइम हो रहा है उस एज में जाके, तो देयर आर हाई चांसेस के उसके पीछे ब्रेन ट्यूमर है।
तो अगर आपको एडल्ट लाइफ में पहली बार खींचनी हो रहा है, कभी भी नहीं हुआ रहा है बचपन में खास करके, तो पेशेंट को डॉक्टर से मिलकर कंसल्ट करके उसको देखना चाहिए। हर ब्रेन ट्यूमर खींचनी नहीं करता है, लेकिन काफ़ी सारे ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जो खींचनी कर सकता है। तो एटलीस्ट एडल्ट लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रहा है, लाइफ में कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। इन द एज ऑफ 13-14 इयर्स 13-14 ईयर्स तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, उसमें तो फीवर की वजह से भी सीजर्स हो सकता है, तो उसमें काफ़ी और भी रीजंस होते हैं। लेकिन एक बार आप 30 क्रॉस करके उसके बाद अगर खींचनी हो रहा है और बाकी अदरवाइज आप हेल्दी है, कोई डिजीज नहीं है, तो देर आर हाई चांसेस कि इट इज बिकॉज ऑफ द सम ब्रेन पैथोलॉजी और ब्रेन ट्यूमर। तो इस बारे में लोगों में थोड़ी बहुत गलत फहमियाँ भी बहुत सारी आ गई हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से पहले वो खुद डॉक्टर बन जाते हैं। तो ये नेचुरली है कि कुछ ना कुछ गलत फहमियाँ वो लोग अपने अंदर पाल ही लेते हैं, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर से मेमोरी लॉस होता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, ब्रेन ट्यूमर से यूजुअली मेमोरी लॉस नहीं होता है, लेकिन वेरी रेयरली अगर कि ब्रेन का जो है हमारा फ्रंटल पार्ट होता है उस एरिया में ब्रेन ट्यूमर है, तो कुछ कुछ पेशेंट्स में ऐसा हो सकता है, पर वो इतना कॉमन सिम्टम्स नहीं है ब्रेन ट्यूमर के लिए। और ये ब्रेन ट्यूमर होने से ही वो सब सोचते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, अब तो मतलब जिंदगी मेरी अभी खत्म हो गई, अब तो शायद ऐसा सोचते हैं। काफ़ी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनका ये अप्रोच रहता है, पहली बार डायग्नोस हुआ तो पहले तो ये एक्सेप्ट करना ही मुश्किल होता है कि मुझे इस तरह की कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन उनको शांति से बैठ के रिलेटिव्स के साथ आप काउंसलिंग करके समझा कि ये चीज़ें है, आपको है, पहले तो एक्सेप्ट करना होगा कि आपको डिजीज़ या तो आपको प्रॉब्लम है। उसके बाद आज के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, उसमें से अगर मान लो सर्जरी जरूरत है तो सर्जरी कैसे हो सकती है, क्या क्या लेटेस्ट गैजेट्स है, वो एक्सप्लेन करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। और मतलब जैसे कि अगर ब्रेन ट्यूमर हुआ है उसके बाद कितने दिन बाद फिर उनको चेकअप के लिए जाना पड़ता है? यूजुअली डिस्चार्ज होने के बाद हम फर्स्ट से लाइक 2 वीक्स के बाद उनको बुलाते हैं, जब उनका फर्स्ट चेकअप होता है। अगर स्टिच वगैरह लगा हुआ है तो वो रिमूव होते हैं सर्जरी के। उसके बाद यूजुअली 1 मंथ के लिए, कुछ महीनों के लिए, 3-4 महीने के लिए बुलाते हैं, जिसमें हम उनका चेकअप करते हैं, जरूर लगे तो सीटी स्कैन या एमआरआई किया जाता है। सीटी स्कैन और एमआरआई मतलब किस स्टेज पे जरूरत पड़ जाता है? जैसे तो शुरुआत में ही, ऑपरेशन से पहले तो उससे ही डायग्नोज होगा, लेकिन उसके बाद कि ब्रेन में क्या हो रहा है, कैसे रिकवरी हो रही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ ब्लड जमा नहीं हुआ, इस सब चीज जानने के लिए हम सीटी स्कैन एमआरआई जो जरूरत हो इस हिसाब से करते हैं। लेकिन एक बार 3 महीने निकल गए तो उनका फॉलोअप कंसल्टेशन का टाइमिंग भी इतना जरूरी नहीं होता है, और ये सब चीजें करने की भी जरूरत नहीं रहती है। आप तो अभी बताएं, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कौन से सिम्टम्स देखने से या फिर उनके अंदर अगर ऐसा कुछ सिम्टम्स वगैरह होता है कि उनको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए? हाँ, सिम्टम्स तो जैसे मैंने बताया वैसे कॉमन है, लेकिन जो मैं आजकल मेरी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि हर कोई जब भी हेडेक होता है तो सीधा सोचिए मुझे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया, डॉक्टर साहब सीटी स्कैन करवा दीजिए, एमआरआई करवा दीजिए। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि कोई ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता कि जिसको लाइफ में हेडेक हुआ ही नहीं हो। हेडेक इज अ वेरी कॉमन सिम्टम्स ना, लेकिन ब्रेन ट्यूमर रिलेटेड जो हेडेक होता है वो कॉमन हेडेक होता है, उसके कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट होता है। एक तो सडन ऑनसेट होता है, सीवियर होता है, मतलब काफ़ी कॉमन हेडेक से होता है, जो होता है उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा महसूस होता है। कॉमन हेडेक जो होता है वो हम सिंपल पैरासीटामोल या उस तरह के पेन किलर्स लेते हैं तो उसे यूजुअली रिस्पॉन्ड कर जाता है, अच्छी सी एक नींद अच्छी हो गई या ऐसा हो गया, फ्रेश हो गए तो एक बार हेडेक कम हो जाता है। लेकिन जो ब्रेन ट्यूमर रिलेटेड हेडेक होगा वो कॉमन मेडिसिन से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, जल्दी रिलीव नहीं होगा, और जैसे जैसे टाइम जाएगा उसके साथ बढ़ता जाएगा। वॉमिटिंग के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, उसके साथ वॉमिटिंग हो सकती है, साथ में विजन का प्रॉब्लम, चलने में दिक्कत, कोई एक राइट साइड लेफ्ट साइड हाथ पैर में वीकनेस फील होना, सुनने में दिक्कत देना, ये सब चीज़ें जो होती है इससे आप को लग सकता है कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम्स है या तो ब्रेन ट्यूमर है। पहले भी ब्रेन का सर्जरी हुआ है, मतलब ब्रेन ट्यूमर का पहले भी होता था, अभी भी होता है, तो उसमें अभी के और आगे के टाइम में क्या अभी टेक्नोलॉजी में क्या क्या डिफरेंस? काफ़ी डिफरेंस आ गया है, जैसे मैंने बताया पिछले 20 ईयर्स में, और अगर आज उससे भी पहले कंपेयर करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, हॉस्पिटल के डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, एमआरआई, सीटी स्कैन 60-70 के बाद में
अवेलेबल हुए तो डायग्नोसिस एक तो जल्दी हो गया। उससे पहले 60-70s 90-60-90-70 से पहले भी ब्रेन सर्जरीज होती थी, लेकिन सिटी स्कैन और एमआरआई नहीं था, उस टाइम पे एक्सरे के ऊपर से करते थे, पता चला नहीं चला, कभी ट्यूमर है ऐसा एज्यूम करके सर्जरी होती थी, ना भी निकले, ये सारी चीजें बहुत सारी थी, हाँ हो जाती थी। और उस टाइम पे था, लेकिन वो अपनी जगह पे सही भी थे, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ सिटी स्कैन एमआरआई से डायग्नोसिस अर्ली होने लगा। सर्जरी रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप, ये सब आ गए, न्यूरो नेविगेशन, इस तरह की टेक्नोलॉजी। एनेस्थेसिया में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, न्यूरो स्पेसिफिक एनेस्थेसिया हो गया, जो एनेस्थेसिया बेहोशी के लिए होता है, उसमें काफ़ी मेडिसिन, डॉक्टर का स्पेशलाइजेशन हो गया है। ब्रेन सर्जरी में इसमें भी एनेस्थेसिया के लोकल एनेस्थेसिया नहीं, ज़्यादातर अब जो ब्रेन सर्जरीज होती है वो जनरल एनेस्थेसिया पूरा बेहोश करके ही होता है, और उसका ही अपना एक पूरा नया फील्ड एनेस्थेसिया में न्यूरो एनेस्थेसिया करके डेवलप हो गया है। तो एनेस्थेसिया भी के काफ़ी स्पेशलाइज्ड न्यूरो एनेस्थेटिस्ट होते हैं, वो भी एक वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स है अच्छे सर्जरी के लिए। कुछ सर्जरीज होती है जिसको लोकल एनेस्थेसिया में कर सकते हैं ब्रेन की, लेकिन वो काफ़ी ऐसी सर्जरी नहीं है, कुछ सर्जरी के लिए ही उनका रोल है। अच्छा, तो ये ब्रेन ट्यूमर के लिए क्या आप लोग कैसे आप लोग को पता चलता है कि अभी सर्जरी करना है या फिर केमो देना है या फिर रेडिएशन देना है? ये यूजुअली एमआरआई पिक्चर से हम डिसाइड करते हैं। हमको लगता है कि भाई ये ट्यूमर जो है या तो बिनाइन ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में यूजुअली सर्जरी प्लस कीमो रेडियो का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन कुछ ट्यूमर्स ऐसे भी होते हैं, खास करके पीडियाट्रिक एज ग्रुप्स में, जिसमें डायरेक्ट कीमोथेरापी बिना सर्जरी के भी हम देख सकते हैं। और कुछ ब्रेन का एकदम क्रिटिकल एरियाज होता है, जैसे ब्रेन स्टेम करके एक एरिया होता है, जिसमें जब ब्रेन ट्यूमर्स होता है तो उसमें सर्जरी करना विद दिस एडवांसमेंट इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। उन केस में कभी कभी डायरेक्ट रेडियोथेरापी दी जाती है। अदरवाइज ज़्यादातर केसेस में पहले सर्जरी होता है, सर्जरी होने के बाद ब्रेन ट्यूमर का लेबोरेटरी में जाके बायोप्सी रिपोर्ट आता है, उसमें कैंसर है वो कंफर्म होता है, उसके भी स्टेजेस होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेजेस डिसाइड होता है कि आगे कीमोथेरापी देना है, रेडियोथेरापी देना है या दोनों देना है। अच्छा, ऐसे तो बहुत सारे आपके पास पेशेंट आए हैं जिनका आप प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, जिनका ट्रीटमेंट किए हैं, तो मतलब आप क्या चाहते हैं पेशेंट में कौन सा ऐसा मतलब सजेशन आप देना चाहेंगे उन लोगों को कि वो लोग मिथ में ना रहें? मिथ में यही कि जैसे ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस होता है तो ऐसे ही होता है कि ब्रेन ट्यूमर इज इक्वल टू डेथ। तो आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। जो आपका डायग्नोसिस है जो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको अच्छी सी हॉस्पिटल में अच्छे से न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। आप चाहे तो मल्टीपल ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन ब्रेन ट्यूमर इज अ डोमेन ऑफ न्यूरोसर्जन, तो आपको न्यूरोसर्जन का ही ओपिनियन ले। आप चाहे तो 1, 2, 3, 4 ले, लेकिन न्यूरोसर्जन से ही मिले, पर्टिकुलरली फॉर द ब्रेन ट्यूमर। और उसके बाद अगर आप जो भी जिसके भी ओपिनियन से सेटिस्फाइड है तो उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए और ट्रीटमेंट डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट डिले करने की वजह से वो साइज बढ़ती रहती है ब्रेन ट्यूमर्स की, आपके सिम्टम्स बढ़ते रहते हैं और फिर अल्टीमेटली इमरजेंसी कंडीशन में आप हॉस्पिटल में लैंड अप होते हो। और काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो एलोपैथिक छोड़ के बाकी ऑल्टरनेटिव थेरापीज में ये करना, दवाई ये ले लेना, ये करना, उसमें रह जाते हैं। तो काफ़ी एडवांस स्टेज में आते, फिर सर्जरी करना और अच्छा रिजल्ट देना मुश्किल हो जाता है। আমাদের আলোচনা আমার এখনো বাকি রয়েছে, তবে তার আগে এখন একটা ছোট বিরতির সময়, আমরা বিরতির পর আবারও ফিরে আসছি। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়, চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কুন্নাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305।
যে আলোচনায় ছিলাম সেই আলোচনায় ফিরে যাব। ব্রেন টিউমার রিলেটেড সমস্ত রকমের সমস্যা এবং তার থেকে কিভাবে আমরা সমাধানের পথ খুঁজে পাবো সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা। তো আমাদের মধ্যে এই মুহূর্তে স্টুডিও রয়েছেন ডক্টর মিলন কুমার সঞ্জালিয়া, সিনিয়র কনসালটেন্ট নিউরোসার্জন ফ্রম হেলথ ওয়েলথ হসপিটাল আসানসোল। So we proceed for our next question with our next question. ये जो ब्रेन ट्यूमर होता है उसका डायग्नोसिस वो कैसे होता है? डायग्नोसिस जैसे पेशेंट्स हमारे पास सिम्टम्स लेके आते हैं और जब हम सस्पेक्ट करते हैं कि ब्रेन की कुछ पैथोलॉजी है या तो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, तो उसके लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस के लिए एमआरआई ब्रेन है। एमआरआई ब्रेन जो होता है उससे पता चल सकता है कि ब्रेन ट्यूमर है कि नहीं है। सीटी स्कैन का भी अपना एक रोल है, और एक बार ब्रेन ट्यूमर कंफर्म होने के बाद और कुछ वैसे ही रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत पड़ सकती है कुछ केसेस में, जिसको एंजियोग्राफी वगैरह बोलते हैं, वो किया जाता है। लेकिन बेसिक एंड द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज एमआरआई ब्रेन। एमआरआई करना पड़ता है वो तो शायद बाकी कैंसर्स में भी क्या सेम डिपेंड करता है। जैसे लंग्स वगैरह का कैंसर हो तो उसमें सीटी स्कैन का अपना रोल है, ब्रेस्ट कैंसर में मेमोग्राफी का अपना रोल है, प्रोस्टेट कैंसर में बायोप्सिस वगैरह होती है। तो वो सबका अपना अपना एक इन्वेस्टिगेशन या एक वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि इस तरह से प्रोसीड करना है। पर से फॉर ब्रेन ट्यूमर टू डायग्नोज एमआरआई इज द बेस्ट। और ये जो ब्रेन ट्यूमर का जो सर्जरी के अलावा कोई और डायग्नोसिस सिस्टम है क्या, प्रोसेस? सर्जरी एक तो हो गया, ट्रीटमेंट में हम बात करें ट्रीटमेंट प्रोसेस तो एक तो सर्जरी हो गया। उसके साथ साथ कीमोथेरापी रेडियोथेरापी का अपना रोल है। कीमोथेरापी रेडियोथेरापी यूजुअली कैंसर्स के यूजुअली ब्रेन का जो ट्यूमर होता है जिसमें कैंसर डायग्नोस होता है बायोप्सी के बाद, उसमें दिया जाता है। स्टेज वाइज डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज का है, क्योंकि उसके यूजुअली बताओ तो उसके 4 ग्रेड होते हैं, स्टार स्टेजेस होते हैं। यूजुअली 3rd 4th स्टेज में जरूरत पड़ती है कीमोथेरापी। कुछ केस में सिर्फ कीमोथेरापी देते हैं, किस में रेडियोथेरापी देते हैं, या कुछ केसेस में कंबाइन कीमोथेरापी प्लस रेडियोथेरापी देते हैं। उसके आगे भी इम्यूनोथेरापी, जीन थेरापी, इस तरह की एडवांस ट्रीटमेंट आई है, लेकिन वो इतनी कॉमन नहीं है, हर सेंटर्स में अवेलेबल नहीं है, और कुछ ट्रीटमेंट अभी अंडर रिसर्च भी है। अच्छा, जो पेशेंट में मैं थोड़ी देर पहले भी उसी सब्जेक्ट में बात कर रही थी, फिर से मैं पूछना चाहूँगी कि पेशेंट आप ऐसे बहुत सारे पेशेंट से आप डील कर चुके हैं, तो पेशेंट्स में ऐसी कौन सी गलतफहमियाँ ब्रेन ट्यूमर को लेकर है जो चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि वो ना रहे, और वो आप हमारे चैनल के थ्रू और हमारे आज का जो प्रोग्राम है उसके थ्रू प्लीज़ आप बता दीजिए। सबसे बड़ी जो है मैं कॉमनली देखता हूँ वो है कि डायग्नोसिस पहले तो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते, उसके बाद भी होने के बाद मेन उनका मिथ ये होता है कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सर्जरी करवाएंगे तो कुछ रिजल्ट मिलता नहीं है, डेथ हो जाती है, इस तरह के काफ़ी मिथ्स है। तो वही है कि आज के ज़माने में जितना अर्ली डायग्नोसिस हो, जितना जल्दी आप ये एक्सेप्ट करें कि है मुझे बीमारी आए है और इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, आप चाहे तो मल्टीपल ऑप्शंस तलाश कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करके ट्रीटमेंट में आगे बढ़ना ही है। अदरवाइज मिथ्स और इन सब की वजह से, डिले करने की वजह से आपका ही जो ट्रीटमेंट डिले होके एक एडवांस स्टेज में पहुंचते। और दूसरा जो मिथ्स कॉमनली मैंने जो देखा है वो है कि कुछ लोगों में इतनी एंजाइटी रहती है कि हेडेक है मतलब मुझे ब्रेन का प्रॉब्लम है, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, जल्दी से एमआरआई लिख दीजिए, सीटी स्कैन लिख दीजिए, और एक बार उनको ट्रीटमेंट से या मेडिसिन भी शायद इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन एक बार सीटी स्कैन एमआरआई हो गया, वो नॉर्मल है तो उनका हेडेक चला जाएगा। तो एक कॉमन हेडेक जो होता है उससे आपको इतना डरना नहीं चाहिए। मैंने आगे ही जैसे बताया कि जो ब्रेन ट्यूमर रिलेटेड हेडेक होता है उसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिससे आप कॉमन हेडेक से अलग कर सकते हैं। उसकी सीवियरिटी, कॉमन मेडिसिन से रिस्पॉन्स नहीं करना, बढ़ते जाना, साथ में हेडेक के साथ वॉमिटिंग्स होना, ये सब चीज़ें भी होती है। तो डॉक्टर्स के हिसाब से गाइडलाइन से चलें, वही ज़्यादा बेहतर है। और ये ट्यूमर के कौन सा एक सिम्टम है जो कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए पेशेंट? ट्यूमर का कॉमन सिम्टम्स तो जिन्हें बता ही दिया, लेकिन एक ऐसा पर्टिकुलर सिम्टम्स बताओ तो जो सीजर या तो बंगाली में जो खिंचने बोलते हैं, पर्टिकुलरली इन एडल्ट लाइफ आफ्टर 30 years ऑफ द एज, फर्स्ट टाइम सीजर इन लाइफ, नेवर इग्नोर इट। सीजर हो गया, किसी डॉक्टर्स के पास या किसी के पास गए, जो दवाई आती हो लिख दी, दवाई ले ली, सीजर शायद बंद भी हो जाए, लेकिन हो सकता है कि आपको अंदर ब्रेन ट्यूमर हो,
आप फर्दर कंसल्ट नहीं करेंगे, जो जरूरी रिपोर्ट्स वगैरह नहीं करेंगे, सिर्फ दवाई ले ली, हो सकता है आपको बाद में खींचनी ना हो कुछ टाइम के लिए, लेकिन अगर अंदर वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो रहा है तो धीरे धीरे उसकी साइज बढ़ती जाएगी और आप एडवांस स्टेज में ही आएंगे। तो एडल्ट लाइफ में फर्स्ट टाइम सीजर्स खींचने को अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो उसके साथ सीवर्ट के साथ बहुत पेशेंट का ऐसा सुना है कि मुंह से वाइट वो तो एक सीजर्स या कन्वर्जन्स का सिम्टम्स हो गया। किसी भी सीजर्स की वजह, किसी भी रीजन की वजह से सीजर्स कन्वर्जन हो तो हाथ पैर में ये खींचनी होना, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स होना, आई बॉल जो होते हैं ऊपर की तरफ चले जाते हैं, मुंह में से सलाइवा या फ्रोदिंग होता है, ये सब चीज़ें होता है। तो दीज आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी काइंड ऑफ सीजर्स। तो जो पेशेंट्स या जो भी पर्सन अभी ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? ब्रेन ट्यूमर के लिए अगर आप डायग्नोस हुए हो तो आपको उससे बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि है और इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। बी पॉजिटिव अबाउट इट, विजिट न्यूरोसर्जन, विजिट अ गुड हॉस्पिटल विच इज़ हैविंग अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और फिर डॉक्टर से मिलके आपके जो भी डाउट है उसको क्लियर कीजिए। सर्जरी जरूरी है, नहीं है, सर्जरी होगा तो कैसा रिजल्ट मिलेगा, ये करके एक्सेप्ट करके पॉजिटिवली सोच के साथ ही उस ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और आफ्टर सर्जरी रिकवरी के लिए उनको क्या, आफ्टर सर्जरी रिकवरी के लिए एक बार डिस्चार्ज होने के बाद अगर मान लीजिए कि आपका स्टिच रिमूवल वगैरह हो गया तो बी पॉजिटिव अबाउट इट। एक जो केयर गिवर्स या तो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका भी अपना एक रोल होता है, उनको भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। और सब कुछ ठीक रहा तो यूजुअली आप 3-4 सप्ताह के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ में जा सकते, काम वगैरह भी कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसमें ऐसे ट्यूमर्स ऐसी जगह पे होता है जिसकी वजह से पेशेंट्स को सर्जरी के बाद थोड़ा बहुत हाथ पैर में पैरालिसिस का इफेक्ट होना, वीकनेस होना, बोलने में दिक्कत होना, इस तरह की चीज़ें हो सकती है, तो उसको उसको फिजियोथेरापी, स्पीच थेरापी, एक इसको मेडिकल टर्म्स में रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कहते हैं, वो स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, और जैसे कि कॉमन हेडेक हो गया, कॉमन हेडेक से बहुत लोगों का माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है, तो उससे मतलब पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि माइग्रेन है? ऐसे सोचकर तो वो लोग दर्द लेके ही बैठे रहते हैं और पेन किलर्स लेते रहते हैं। माइग्रेन जो यूजुअली होता है, हर हेडेक या उसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कॉमन पीपल अपने आप नहीं समझ पाते कि किस वजह से हो रहा है। तो माइग्रेन का जो हेडेक होता है यूजुअली एपिसोडिक होता है। एपिसोडिक मतलब वो कुछ दिनों के लिए स्टार्ट होगा, या तो किसी को मॉर्निंग में होता है, ज़्यादातर पेशेंट्स को इवनिंग में होता है। यूजुअली इट इज़ यूनिलेटर मतलब राइट साइड होगा या तो लेफ्ट साइड होगा। इट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद सम अदर सिम्टम्स, मतलब किसी को हेडेक के साथ साथ ब्लरिंग ऑफ विजन, मतलब देखने में धुंधलापन होना, कुछ आवाज़ सुनाई देना, इस तरह की चीज़ें होती है जिससे माइग्रेन डायग्नोस होता है। माइग्रेन का कोई ऐसा पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है कि एक टेस्ट पॉजिटिव आया तो आपको माइग्रेन है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। तो कोई डायग्नोसिस भी नहीं है। डायग्नोसिस ये सिम्टम्स, क्लिनिकल सिम्टम्स, और जो डॉक्टर्स आपको बातचीत करता है, आपकी हिस्ट्री लेता है, आपको जो एग्जामिन करता है, उसी से ही डायग्नोसिस बनता है। उसका कोई ऐसा उसके लिए तो सर्जरी का जरूरत नहीं, कोई सर्जरी, माइग्रेन इज अ टोटली मेडिकल डिजीज। उसके लिए मेडिसिन ही है, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना रहता है, और पेशेंट्स में डिपेंड करता है पेशेंट्स की एज और पेशेंट्स के बॉडी स्ट्रक्चर पे। कुछ पेशेंट का में कुछ माइग्रेन की मेडिसिन काम करती है। सपोज कि मेडिसिन ए है, ये पर्सन ए में काम कर रही है, लेकिन वही मेडिसिन पर्सन बी में शायद ना भी काम करे, तो एक बार ये ट्रायल एंड एरर होता है और आपको मल्टीपल टाइम्स कंसल्टेशन करके ट्रायल लेके जो दवाई आपको सूट कर रहा है उसको। और जो एक रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं माइग्रेन की, किसी को नींद पूरी नहीं होने की वजह से होता है, कोई धूप में जाते हैं उसकी वजह से होता है, कोई ज़्यादा लाउड आवाज़ सुनते हैं उसकी वजह से माइग्रेन का अटैक शुरू होता है। तो ऐसे फैक्टर्स आपको खुद ही आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं और जितना हो सके उस चीज़ से अवॉइड करना है या उस एटमॉस्फेयर में नहीं जाना है। लेकिन माइग्रेन का पर से ब्रेन ट्यूमर से कोई लेना देना, बट ये भी एक मीथ जैसा ही है। मतलब मैंने सुना है ऐसे बहुतों से कि हेडेक हो रहा है तो शायद ब्रेन ट्यूमर हो, और वो लोग डॉक्टर के पास जाने से भी झिझकते हैं। सही। तो ऐसे होता है कि फिर छोटी चीज जो रहती है वो आगे जाके बहुत बड़ी हो जाती है, और उसके बाद दिक्कत फिर हम लोगों को ही होती है। वैसे तो डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, सच में मैं पहले भी बता चुकी कि ब्रेन के हिसाब से हमारी पूरी बॉडी चलती है। तो आज जो हमारे साथ बैठे हुए हैं उनको तो मैं एकदम तहे दिल से नमस्कार करती हूँ
क्योंकि न्यूरोसर्जन मतलब हमारे ब्रेन को पूरी तरह से ठीक ठाक रखने का, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो हमको ज़्यादा इनके पास ही है, क्योंकि यहीं से सारा सिस्टम हमारा चलता है। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो ठीक करने के लिए तो जाना पड़ेगा ही, क्योंकि फिर हम लोगों को भी आगे ज़िंदगी जीनी होती है। और भगवान तो हम लोग अपने आँखों से देखे नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए भगवान तो डॉक्टर्स ही हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप यहाँ आए। और बिजी शेड्यूल तो रहता ही, आप लोगों का पेशेंट्स तो आते ही हैं, फिर भी आप उसमें भी थोड़ा टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम में आए हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मिलन कुमार संजालिया आज हेल्थ एक्सप्रेस में हमारे साथ बने हुए थे, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन फ्रॉम हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल आसानसोल से। और मैं एक बात और पूछना चाहूँगी बिफोर वी एंड द प्रोग्राम, कि ये जो ब्रेन ट्यूमर है बच्चों में भी पाया जाता है, बड़ों में भी पाया जाता है, तो क्या ऐसी चीज़ है आप चाहते हैं कि पेशेंट लोग थोड़ा बहुत उसके लिए कॉन्शियस हो जाए? क्योंकि फिलहाल तो इस बात को लेकर कुछ ज़्यादा ही डर उन लोगों के अंदर बैठ जाता है, तो आप क्या चाहते हैं कि वो लोग कॉन्शियस कैसे रहे इस मामले में? कोई भी एज ग्रुप हो, बच्चे से लेके एडल्ट एज तक, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना, स्मोकिंग, अल्कोहल, इस तरह की आदतों से दूर रहना। उनका एज सच देयर इज़ नो डायरेक्ट लिंक टू द ब्रेन ट्यूमर, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना बहुत ज़रूरी है। और जैसे हमने आगे डिस्कस किया, कुछ मिनिमल सिम्टम्स वगैरह भी है तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। सीजर्स वगैरह, वीकनेस वगैरह, उसको डिले ना करें। और फाइनल मैसेज कि अगर आप ब्रेन ट्यूमर से अनफॉर्चुनेटली डायग्नोस हुए हो तो उसको एक्सेप्ट कीजिए दैट आई हैव दिस डिजीज़। उसको डिले ना कीजिए, उसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव में मत लीजिए। जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है उसको डिस्कस कीजिए, डॉक्टर से मिलिए, मल्टीपल विजिट कीजिए, मल्टीपल ओपिनियन लीजिए, लेकिन जो डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं उस हिसाब से चलिए और अपनी ट्रीटमेंट डिले ना करें। और एक बात और रह गया है, वो जैसे कि बहुत सारे डिजीज़ ऐसे हैं जो पारिवारिक सूत्रों से चली जाती है, ठीक है, फैमिली ओरिएंटेड हो जाती है। तो क्या ब्रेन ट्यूमर भी ऐसा कुछ है? ब्रेन ट्यूमर डायरेक्टली ऐसा लिंक नहीं है। ब्रेन ट्यूमर जैसे पहले बताया कि वैसे ही बाकी ट्यूमर के कंपैरिजन में काफ़ी रेयर है। ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं यूजुअली उसका कोई डायरेक्ट रिस्क फैक्टर या ये चीज़ें नहीं है, लेकिन परसेंटेज वाइज हम देखें तो लेस देन 5% ऑफ द ब्रेन ट्यूमर, मतलब 100 केसेस है तो उसमें 5% से भी कम चांसेस है कि वो जेनेटिकली या तो जनरेशन्स वाइज होते हैं। तो ऐसे बहुत ही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि इससे ब्रेन ट्यूमर्स नहीं होता है, वो एक सिंड्रोम की तरह होता है कि उसमें आपको ब्रेन ट्यूमर्स भी होगा, ब्रेस्ट कैंसर्स भी होते हैं, बाकी ट्यूमर्स भी होते हैं, इस तरह से जनरेशन्स में होते हैं, लेकिन जनरेशन या जेनेटिकली इतना उसका लिंकअप नहीं है। अच्छा, तो ये एक और बात है कि जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर वो तो महिलाओं में ही कॉमन है, प्रोस्टेट कैंसर वो पुरुषों में कॉमन है, ये ब्रेन ट्यूमर ऐसा कोई जेंडर वेरिएशन में? जेंडर वेरिएशन में यूजुअली देखा जाए तो पर से ब्रेन ट्यूमर का इतना नहीं है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर्स के भी अपने कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जिसको मेडिकल भाषा में मेनिंजियोमा कहा जाता है, ग्लायोमास कहा जाता है, इस तरह के ट्यूमर्स होता है। तो यूजुअली ऐसा पाया गया है कि मेनिंजियोमा नाम का जो एक ट्यूमर्स होता है वो फीमेल में कुछ हद तक कॉमनली देखा जाता है। ग्लायोमास वगैरह जो होते हैं कुछ ओल्ड एज मेल वगैरह में थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है, ऐसा है, बट बहुत ज़्यादा ऐसा वेरिएशंस नहीं है कि ये ट्यूमर इसमें ज़्यादा कॉमन है, ऐसा है। अच्छा, तो आप तो जितना आपको बताना था आज ब्रेन ट्यूमर के बारे में और पेशेंट लोगों को, आप लास्ट मैं चाहती हूँ ये बता दीजिए कि उनको कैसे अपनी लाइफस्टाइल को लीड करना है आफ्टर सर्जरी एंड बिफोर सर्जरी, हाउ द डायग्नोसिस एंड वो कैसे, मतलब अपने अंदर में जो डर जैसे ही पता चलता है कि कैंसर या ट्यूमर वगैरह कुछ है, वो डर उसको मिटा के आगे कैसे बढ़े और अपने आप को ज़्यादा हील कर सके इस बात के लिए कि आगे जाके मुझे डायग्नोसिस करना है और मुझे फिर फिट रहना है आगे जाके। उसके लिए वही है कि आप डॉक्टर्स भी एक काउंसलिंग हेल्प करता है, तो डॉक्टर्स का भी अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल और डॉक्टर्स का काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए। पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स का एक पॉजिटिव एटीट्यूड
कि सर्जरी या तो ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इस तरह से आगे बढ़ना ज़रूरी है। पेशेंट का भी टाइम हो उनके पास, अगर सर्जरी कुछ हद तक डिले कर सकते हैं या टाइम मिले तो पेशेंट का उस दौरान कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहिए। चाहे तो आप मल्टीपल ओपिनियन ले सकते हैं। फिर अगर आप जब कॉन्फिडेंस हो कि भाई है मुझे डिजीज़ और इसका ट्रीटमेंट इसी तरह का पॉसिबल है, कोई भी सेंटर में जाए, तो उसके बाद उसी दिशा में जितना जल्दी हो सके उतने आगे बढ़ना चाहिए। और एक बार सर्जरी हो गया तो उसके बाद अच्छा रिजल्ट मिलने के बाद आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जल्दी हो सके उतना स्टार्ट करना चाहिए। एक्सरसाइज करना, बैलेंस डाइट लेना, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में लेना, डॉक्टर्स की एडवाइस के हिसाब से फॉलोअप में विजिट्स करना, जो कुछ ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन है उसको करते रहना ताकि कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है तो उसको जल्दी पिकअप कर पाए। इस तरह से पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स। और हमारा जो आज का सब्जेक्ट था ब्रेन ट्यूमर को लेकर के बहुत सारी जानकारी आज हम लोगों ने आप लोगों को दी है। অনেক কিছু আমরা আজকে আলোচনা করলাম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্রেন টিউমার রিলেটেড। তো আমার মনে হয় ডক্টর যেটা বললেন আপনারা সেটা সেই হিসাব মতো নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। কোনো রোগ যেভাবেই হোক আপনাদের যদি মনে হয় যে মাথা ব্যথা বেশি হচ্ছে, খিঁচুনি হচ্ছে, যে সিমটমগুলো প্লিজ एक बार फिर आप सिम्टम्स वगैरह थोड़ा बता दीजिए जो ज़्यादातर होने से डॉक्टर के पास वो लोग विजिट करें। सिम्टम्स में स्पेसिफिकली एक तो कॉमन हेडेक इज़ वेरी कॉमन, बट हेडेक वही है कि हेडेक एक ऐसा होना चाहिए जो टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा है, कॉमन मेडिसिन से वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। हेडेक वॉमिटिंग के साथ कुछ टाइम के बाद स्टार्ट हो जा रहा है, साथ में विजन का प्रॉब्लम्स हो रहा है, सुनने में कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, राइट साइड लेफ्ट साइड कोई हाथ पैर में वीकनेस हो रहा है, आपको चलने में दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं यूजुअली हम पैरालिसिस या तो कोई स्पाइन का प्रॉब्लम से इस तरह से अवॉइड कर देते हैं, तो उसको अवॉइड नहीं करके जल्दी से जल्दी इनका कंसल्टेशंस डॉक्टर्स का करना चाहिए। और सीजर्स, एडल्ट एज में सीजर्स या खिंचुनी जो बोलते हैं फर्स्ट टाइम लाइफ में 30 ईयर्स एज के बाद हो रहा है, तो इसको तो बिल्कुल ही अवॉइड नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स लोग पैनिक हो जाते हैं हाँ, क्योंकि बच्चों में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सबसे ज्यादा इफेक्ट मम्मी पापा को ही पड़ता है, तो कुछ ज्यादा ही वो लोग भी पैनिक हो जाते हैं। उस बारे में प्लीज आप थोड़ा बता दीजिए। बच्चों के ऐसा है कि बच्चों के में भी हम दो कैटेगरी से डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो बहुत ही छोटे बच्चे 1, 2, 3 ईयर्स एज के, और एक उसके बाद के 10, 12, 13, 14 ईयर्स के आसपास के। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जब ब्रेन ट्यूमर्स होता है तो उनका एक अलग ही प्रेजेंटेशन होता है कि उनका वेट गेन नहीं होता है, उनका जैसे नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है या वो नहीं होता है, उनका पर्टिकुलरली हेड का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। तो इससे हम सस्पेक्ट करते हैं या तो डायग्नोस कर पाते हैं कि ब्रेन ट्यूमर है। और एडल्ट जो होते हैं उनमें विजन का प्रॉब्लम्स, हेडेक, ये सब हो सकता है। एडल्ट आई मीन 10-12 साल के बच्चों में। लेकिन बच्चों में भी एक पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी करके अपना एक फील्ड डेवलप हो गया है आजकल, तो उसमें भी सर्जरीज MRI वगैरह से डायग्नोस होने के बाद जब डिसाइड होता है सर्जरी करना तो हो सकती है। पीडियाट्रिक न्यूरो एनेस्थेसिया है, उसके अलग से सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स और सब गैजेट्स वगैरह है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, तो एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। बाकी और कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन है नहीं, तो जो डॉक्टर्स आपको बोल रहे हैं उसी को फॉलो करना बेटर है। थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर, आप यहाँ आए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत শুক্রিয়া। और আমাদের যারা দর্শকরা রয়েছেন আপনাদের জন্য খুব ভালো একটা এপিসোড ছিল আজকের হেলথ এক্সপ্রেসের। ব্রেন টিউমার নিয়ে সমস্ত বিষয় আমরা আলোচনা করলাম, কিভাবে কি করলে আপনারা নিজেদেরকে আবার নতুনভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। লাইফস্টাইলে কোনো রকম পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই, তবুও কিছু কিছু জায়গায় হলেও সেখানে আমাদেরকে একটু হলেও, যেহেতু ব্রেন টিউমার বা এই ধরনের ক্যান্সারাস কিছু প্রবলেম যেগুলো আমাদের শরীরে তৈরি হয়, সেক্ষেত্রে কিছুটা হলেও হয়তো আমাদের ডেলি রুটিন চেঞ্জেস হতে পারে, সেটাও কিন্তু আপনাদের কনসাল্ট করতে হবে। অবশ্যই আপনারা কনসাল্ট করবেন আপনাদের যেখানে বিশ্বস্ত মনে হয়, যেখানে আপনার বিশ্বাস রয়েছে সেই ডক্টরের সাথে অবশ্যই কনসাল্ট করুন। এখনকার দিনে যে কোনো রোগ ছোট থেকে বড় হতে বেশি সময় লাগে না, তাই আমি মনে করি এবং সব ডাক্তাররাই এটা মনে করেন যে সামান্য কিছু হলেই, কোনো রকম কিছু অসুবিধা মনে হলে আপনারা কনসাল্ট একবার করতেই পারেন, তাহলে নিজেদের মনের ভয়টুকু অন্তত থাকবে না। এবং যে রোগটা আপনাদের হচ্ছে সেটা হয়তো ছোট থেকে বড় হতে দেওয়া যাবে না, ডক্টর সেখানেই সেই জায়গাতেই চিকিৎসা করবেন, ডায়াগনোস করবেন। সো আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে থাকার জন্য। আজকে আমাদের হেলথ এক্সপ্রেস আমরা এখানেই শেষ করছি, পরবর্তী পর্বে আবারও দেখা হবে, ততক্ষণ দেখতে থাকুন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয় খবর দেয়।
রজত জয়ন্তী বর্ষে এক্সপ্রেস নিউজ এ হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আর আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়।